Hello students, in this class we will discuss about the topic evolution. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि evolution क्या होता है. Actually जो biological population है उसमें जितने भी heritable characteristics हैं उन heritable characteristics में time to time जो changes आते हैं, यानी कि सक्सेसिव जनरेशन में हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस आते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज नोन एज इवोल्यूशन. किसी भी बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस आते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जितने भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं हेरिटेबल, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स जो कि जीन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, हेरिटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं. तो इन्हीं हेरिटेबल कैरेक्टर्स में जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, जो कि हमें सक्सेसिव जनरेशन में दिखाई देते हैं, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स में जो चेंजेस दिखाई देते हैं, इसे ही कहते हैं क्या, इवोल्यूशन. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इवोल्यूशन के लिए. तो ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन. अब इवोल्यूशन के लिए क्या क्या प्रमाण है, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. क्या एविडेंस हो सकते हैं? देखिए, पहला जो एविडेंस है वो हमें मिलता है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. तो अकॉर्डिंग टू पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, जो डिफरेंट एजेड रॉक सेडिमेंट्स है, डिफरेंट एजेड रॉक्स सेडिमेंट्स, ये जो रॉक्स के सेडिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, फॉसिल्स पाए जाते हैं. फॉसिल्स इसमें क्या हो जाते हैं, दिखाई देते हैं. तो ये जो फॉसिल्स होते हैं डिफरेंट एजेड रॉक सेडिमेंट्स में, वो सबसे बड़ा प्रमाण है इवोल्यूशन का. तो पहला प्रमाण हो गया पैलियोंटोलॉजी से, जिसमें हम डिफरेंट एजेड रॉक सेडिमेंट्स की स्टडी करते हैं और उसमें हम डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स को देखते हैं और उससे हमें पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि उस समय सेडिमेंट्स के फॉर्म में पाया जा रहा है, वो पर्टिकुलर किस एज में पाया गया है. तो दिस इज द फर्स्ट पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. नाउ दूसरा है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी. कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कौन कौन सी बोन्स पाई जा रही हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, उससे भी पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है. तो फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी इट शोज, दोनों पता लगता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. सो इट शोज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग different organism of today to those organism which existed years ago. आज के ऑर्गेनिज्म में और पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें क्या सिमिलैरिटीज पाई जा रही हैं और क्या डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं. तो दिस इज नोन एज कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी. तो अगर सिमिलरिटीज को हम देखें तो डिफरेंट सिमिलरिटीज को हम देख करके बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सिमिलरिटीज किसी एक एंसेस्टर में पाई जाती हैं, या कि ये भी बता सकते हैं कि द कॉमन एंसेस्टर की शेयरिंग हुई है या नहीं हुई है. जैसे कुछ एग्जांपल लेकर के हम बताते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सम एग्जांपल्स, जैसे कि वेल्स, बैट्स, चीता और ह्यूमन. ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं. तो इनके पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स,
इनके जो फोरलिम्स हैं उनमें जो बोन्स का पैटर्न है वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो इस पैटर्न ऑफ बोन्स को देख करके वेल्स, बैट्स, चीता और ह्यूमन सबका देख करके हम बता सकते हैं कि दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। और डिटेल में इसको जान लेते हैं। जैसे कि दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है, देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और द लास्ट वन इज फैलेंजेस। ये जो फिंगर्स में पाए जाते हैं उसको कहते हैं फैलेंजेस। तो ये जितने भी टाइप के बोन्स हैं जो कि फोरलिम्ब में पाए जाते हैं, इनका सभी का स्ट्रक्चर क्या है, सेम। लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर नीड इनका फंक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यानी कि these organisms have the same structure but due to adaptation and needs इनके फंक्शन क्या हो गए, फंक्शन इनके डिफरेंट हो गए। अब जैसे वेल है, वेल में जो फोर लिम्ब पाया जाता है वो किस लिए होता है, इट इज फॉर स्विमिंग। चीता में जो फोर लिम्ब पाया जाता है यानी कि आगे के जो दोनों पैर हैं, इट इज यूज फॉर रनिंग। हम लोगों में जो फोर लिम्ब पाया जाता है इट इज यूज फॉर होल्डिंग, राइटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। और तो इसी तरह से इनके फंक्शन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहां पर जो इवोल्यूशन का टाइप है वो हमें दिखता है डाइवर्जेंट टाइप का। स्ट्रक्चर सेम था सबका, ये देखिए चारों का स्ट्रक्चर क्या था, सेम था। लेकिन सब क्या हो गए, कोई स्विमिंग करने लगा, कोई फ्लाइंग करने लगा, कोई होल्डिंग करने लगा और किसी के लिए रनिंग हो गई। तो ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गए, अलग अलग दिशा में, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज नोन एज divergent evolution. Now, if we talk about butterfly and bird, बटरफ्लाई में भी विंग्स पाए जाते हैं, पंख। और अगर हम बर्ड्स में देखें तो बर्ड्स में भी विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर। ये एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर इनका नहीं है, लेकिन इनके फंक्शन क्या है, एक जैसे हैं। सो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ये सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह का जो इवोल्यूशन होता है इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इनका स्ट्रक्चर क्या था, अलग अलग था, लेकिन इनका फंक्शन क्या हो गया, इनका भी फ्लाइंग हो गया और इनका भी फ्लाइंग हो गया। तो दोनों आए तो अलग अलग दिशा से थे, लेकिन दोनों क्या हो गए, फ्लाइंग में ही क्या हो गई, कन्वर्ज कर गए। तो दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज नोन एज कन्वर्जेंट, वेयर एज द प्रीवियस वन इज नोन एज डाइवर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन। नाउ some vestigial traits. Third one is वेस्टिजियल ट्रेट्स। क्या होते हैं, ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं। तो मेनी स्पीशीज शो स्ट्रक्चरल एंड जेनेटिक फीचर्स, स्ट्रक्चरल एंड जेनेटिक फीचर्स जिनका कोई भी एपरेंट फंक्शन नहीं होता है। नो एपरेंट फंक्शन, इनका कोई एपरेंट फंक्शन नहीं होता है, फिर भी ये बॉडी में
पाए जाते हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेल्विक बोन्स प्रेजेंट इन स्नेक्स। स्नेक को जरूरत नहीं है पेल्विक बोन की, लेकिन वो क्या होता है, पाया जाता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम देखें तो दूसरा है प्रेजेंस ऑफ रूडिमेंट्री आई। रूडिमेंट्री आइज पाई जाती है। ये आइज क्या होती है, देखने में तो आइज की तरह होती है बट दे आर नॉट फंक्शनल। तो प्रेजेंस ऑफ रूडिमेंट्री आइज। और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ स्यूडोजीन्स। स्यूडोजीन्स क्या है, जीन्स क्या है, जीन्स वो स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। स्यूडोजीन्स क्या है, जीन्स तो प्रेजेंट है लेकिन वो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो दे आर कॉल्ड एज स्यूडोजीन्स। तो वेस्टिजियल ट्रेट से भी पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो रूडिमेंट्री आइज है, पेल्विक बोन्स है या स्यूडोजीन्स है, इनके प्रेजेंस ये बताते हैं कि कभी पहले के समय में दे वर एक्टिव। ये पहले क्या थे, एक्टिव थे, लेकिन उस चीज की फिर फर्दर जरूरत नहीं पड़ी, इस वजह से वो क्या हो गए, रूडिमेंट्री हो गए, स्यूडोजीन्स हो गए। या तो फिर पेल्विक बोन्स की जरूरत नहीं पाई जाती है क्योंकि सांप सरक सरक करके चलता है। तो ये सब ऑर्गन्स पहले कभी एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जरूरत खत्म होती गई, यूज कम होता गया, इस वजह से वो रूडिमेंट्री फॉर्म में या वेस्टिजियल फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। और इवोल्यूशन तो ये कहता है कि हो सकता है कि आने के 100 साल 200 साल में ये सब सारी चीजें क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, कोलैप्स हो जाए टोटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन हम ये बात कह सकते हैं। नाउ थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। चलिए देखिए क्या क्या थियरीज दी गई। बच्चों को बहुत कठिन लगता है इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ना, लेकिन हम बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे। मेक अ हेडिंग, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट वर्कर्स ने डिफरेंट थियरी दी, जिसमें पहली थियरी दी थी लैमार्क ने, उनकी थियरी को कहते हैं लैमार्किज्म। उसके बाद आए डार्विन, डार्विन की थियरी को कहते हैं डार्विनिज्म। उसके बाद डार्विन ने कुछ संशोधन किया अपने थियरी में और उसे बना दिया क्या, नियो डार्विनिज्म। तो ये 3 थियरीज दी गई थी। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज लैमार्किज्म, द सेकेंड इज Darwinism, and the third one is Neo-Darwinism. Now I will discuss each theory one by one. So first of all I will start Lamarckism. Actually Lamarckism दिया था लैमार्क ने, और लैमार्क का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क. His full name was Jean Baptiste de Lamarck, and actually he was a French biologist. ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली, it was the first theory for evolution, it was the first mechanistic theory of evolution इन्होंने दिया था, मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और जो कि पब्लिश हुई थी इनकी बुक में। बुक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। फिलॉसफी जूलॉजिक नामक किताब में ये प्रकाशित भी हुई थी, जिसमें इन्होंने बताया था, 2 बातें बताई थी। मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में लैमार्क ने बताया था यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, और दूसरा बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। 2 बातें उन्होंने बताई थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स।
पहले हम समझ लेते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। पहला कैरेक्टर जो जेनेटिक होता है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, पास करता है, जीन उन्हें कंट्रोल करते हैं और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स जो कि जेनेटिक नहीं होते हैं, जिन्हें हम, जो ये जन्मजात नहीं होते हैं, इन्हें जन्म के बाद हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। यानी कि बदलते एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक चेंजेस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं, जो एक्वायर कर लिया हमने बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस थियोरी में इन्होंने क्या बताया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, इकोलॉजिकल कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रह रहा है, एनी ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन एनी इकोलॉजिकल कंडीशन, अगर वो लिविंग है तो उसकी कुछ क्या होंगी, आवश्यकताएं होंगी, नीड्स होंगी, सर्टेन नीड्स होंगी। अब ये जो सर्टेन नीड्स हैं आर मेट बाई मतलब पूरी होती हैं। कैसे पूरी होती हैं? दो चीजें हो सकती हैं। पहला कि जो ओल्ड ऑर्गन है उसका मॉडिफिकेशन हो जाए, मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड ऑर्गन। ओल्ड ऑर्गन में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया जिसकी वजह से उसकी जरूरत पूरी हो गई। हाथ काम नहीं कर रहा था, हो सकता है हाथ में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया और वो फिर उसकी नीड को क्या करने लगा, पूरा करने लगा। और दूसरा ये हो सकता है कि बाय प्रोड्यूसिंग सम रूडिमेंट्री ऑर्गन्स, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स का क्या हो जाए, कुछ नए रूडिमेंट्री ऑर्गन्स का क्या हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए। तो ये दो बात हो सकती है। अब कोई ओल्ड ऑर्गन है उसका मॉडिफिकेशन हो जाए, ये तो क्लियर है आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है कि उन सर्टेन नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ रूडिमेंट्री ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट हो जाता है। रूडिमेंट्री ऑर्गन्स यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऑर्गन का फॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, अभी इनिशियल स्टेज पर है। अब ये जो रूडिमेंट्री ऑर्गन्स है, अगर इनका कंटिन्यूअस यूज होता है, बाय कंटिन्यूअस यूज ऑफ दीज रूडिमेंट्री ऑर्गन्स, दो चीजें हो सकती हैं। पहला, they will increase in size and they develop functional capacity। ये क्या डेवलप करेंगे, फंक्शनल कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इन रूडिमेंट्री ऑर्गन्स का क्या हो जाए, डिसयूज हो जाए, यूज ही ना हो, वो पड़े पड़े क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, they will collapse। अब कोलैप्स हो जाएंगी, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। तो अब या तो मॉडिफिकेशन हो जाए ऑर्गन का, और या तो फिर रूडिमेंट्री ऑर्गन क्या हो जाए, फंक्शनल हो जाए। या तीसरी कंडीशन ये हो गई कि रूडिमेंट्री ऑर्गन डिसयूज के कारण क्या हो जाए, डीजेनरेट कर जाए, कोलैप्स कर जाए। उन तीनों कंडीशन में होगा क्या, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स में जो चेंजेस आए ये किसकी वजह से हुए, ड्यू टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की वजह से जो भी कैरेक्टर्स में चेंजेस आए ये क्या हो जाएंगे, दे बिकम हेरिडिटरी। ये हेरिडिटरी हो जाएंगे। अब हेरिडिटरी हो जाएंगे तो क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो जाएंगे, पास करेंगे।
तो दे विल बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये हो गया लैमार्किज्म, लैमार्क ने इतना बताया था। अब इसके बाद हम देखेंगे द सेकेंड थियरी विच इज नोन एज डार्विनिज्म। डार्विनिज्म क्या है? दिस थियरी वॉज गिवन बाय डार्विन। डार्विन ने दिया था इस थियरी को, और इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने डार्विनिज्म दिया था, एंड ये थे एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे ये। He was an English naturalist and he proposed, इन्होंने प्रपोज किया था साइंटिफिक थ्योरी। लैमार्क की जो थ्योरी है उसे कहा जाता है मैकेनिस्टिक थ्योरी। वो ट्रूली फर्स्ट थ्योरी थी जो कि इवोल्यूशन की व्याख्या के लिए दी गई थी। दूसरी थ्योरी जो थी वो साइंटिफिक थ्योरी थी जो कि डार्विन ने दिया था। तो साइंटिफिक थ्योरी में डार्विन ने बताया कि ऑल स्पीशीज जो कि इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम वन और फ्यू कॉमन एंसेस्टर, इसकी वजह इन्होंने बताया कि ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये सब हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने बता दिया। और नेचुरल सिलेक्शन जो इन्होंने मेन पॉइंट बताया, नेचुरल सिलेक्शन, इसकी वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी ने इनकी थ्योरी को क्या कर दिया? वाइडली एक्सेप्ट कर दिया। इट इज द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी, एंड दिस ड्यू टू दिस इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि डार्विनिज्म इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नाउ इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज is the book which was written by Darwin, and in this book he clearly and logically presented the idea of natural selection. Natural selection के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। चलिए देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? तो अकॉर्डिंग टू डार्विन इन्होंने दो चीजें बताई थी नेचुरल सिलेक्शन के लिए। पहला वेरिएशन। वेरिएशन इन्होंने ये वेरिएशन मीन्स विभिन्नताएं, यानी कि ओवर अ गिवन पॉपुलेशन जो सेम इंडिविजुअल के जो स्पीशीज हैं उनमें क्या पाई जाती है? वेरिएशन पाया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक ही इंडिविजुअल के सारे स्पीशीज हों तो भी उनमें क्या पाया जाता है? वेरिएशन पाया जाता है। यानी कि वेरिएशन एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। किसी पर्टिकुलर एक ही स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनमें भी क्या पाया जाता है? वेरिएशन पाया जाता है। और दूसरा इन्होंने बताया स्कैरसिटी, यानी कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज will lead to competition among the individuals of a same species। यानी कि अगर रिसोर्सेज की, संसाधनों की कमी कर दी जाती है तो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन सब में आपस में क्या होता है? कंपटीशन होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो बात इन्होंने बताई उसमें दो बातों को आधार बना करके इन्होंने अपनी थियरी दी थी। और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें कंपटीशन क्यों होता है? उनमें कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अगर एग्जिस्ट करना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। इस वजह से इंडिविजुअल्स में क्या होता है?
कंपटीशन होता है। दूसरा, अगर ड्यू टू सच कंपटीशन, अगर इस तरह का कंपटीशन है तो होता क्या है, दो बातें हो सकती हैं। पहला, कुछ इंडिविजुअल्स क्या होंगे, दे विल डाई। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं कर पाए। जो रिसोर्स, क्योंकि क्या था, लिमिटेड था, सबको रिसोर्स तभी मिलेगा जो स्ट्रगल करेगा। तो कुछ इंडिविजुअल जो स्ट्रगल नहीं कर पाए, दे डाइड, एंड अदर्स विल सर्वाइव। अदर क्या हो गए, सर्वाइव कर गए। जो स्ट्रगल किया वो क्या कर गया, सर्वाइव कर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरवाइव कर गया। तो जो इंडिविजुअल सरवाइव कर गए, उन इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखते हुए डार्विन ने ये कंक्लूड किया कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें एडवांटेजियस वेरिएशन थे, एडवांटेजियस वेरिएशन मतलब कि ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने डेवलप कर लिए जो कैसे थे, एडवांटेज वाले थे। ऐसे कैरेक्टर्स वाले जो इंडिविजुअल थे जिनके पास एडवांटेजियस वेरिएशन था, वो लाइव भी रहे और वो स्ट्रगल करके रिप्रोडक्शन भी किए और अपने नंबर को भी क्या कर लिए, इंक्रीज कर लिए। बल्कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एडवांटेजियस वेरिएशन नहीं थे, वो क्या हो गए, अपने नंबर को बढ़ा नहीं पाए एंड अल्टीमेटली दे डाइड। तो डार्विन ने ये कंक्लूड किया। तो ये जो डार्विन का कंक्लूजन था, यही है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी कि सर्वाइव वही करेगा जो क्या है, जो सबसे ज्यादा फिट है, वही सर्वाइव करेगा। तो this is known as survival of fittest. Now, according to Darwin, the process by which organism with favorable variation, ऐसे organism जिनके पास फेवरेबल वेरिएशन है, यानी कि वो स्ट्रगल करके क्या कर रहे हैं, लाइव हैं अभी, फेवरेबल वेरिएशन वाले ऑर्गेनिज्म, दे विल रिप्रोड्यूस एट हायर रेट। वो क्या करेंगे, हायर रेट पर रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि नेचर ने उन्हें क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। जिनके पास एडवांटेजियस वेरिएशन नहीं थे, फेवरेबल वेरिएशन नहीं थे, वो क्या हो गए, डाई हो गए। नेचर ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। तो इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन। अब इसी के साथ एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एडॉप्टेशन। व्हाट इज एडॉप्टेशन? एक्चुअली एन इनहेरिटेड वेरिएशन, कोई भी इनहेरिटेड वेरिएशन, एनी इनहेरिटेड वेरिएशन which increase an organism's chance of survival। ऐसा inherited variation जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांस को क्या करता है, बढ़ा देता है, in a particular environment is known as adaptation। तो this is the adaptation। Now after Darwinism, neo-Darwinism। नियो डार्विनिज्म क्या है, चलिए देखते हैं। डार्विन ने जो अपनी थियरी प्रपोज की थी, वो नेचुरल सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए दी थी। इन्होंने वेरिएशन के बारे में तो बताया था, लेकिन वेरिएशन का कोई अभी थियोरेटिकल बेस नहीं था उनके पास। तो उसके बाद क्या हुआ,
आफ्टर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स ने बताया कि ये जो वेरिएशन होते हैं वो आते हैं किससे? म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से क्या आते हैं? वेरिएशन आते हैं। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंजेस इन जीन। तो जब जीन में सडन चेंज होगा तो क्या होगा? वेरिएशन आएंगे। और यही वेरिएशन बताया था किसने? मेंडल ने बताया था। तो डार्विन ने अपनी थ्योरी को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। और इन्होंने तो डार्विनिज्म और मेंडलिज्म ये दोनों मिल गए और मिल करके बनाई सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने क्या बताया? सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑफ सिंथेटिक थियरी, म्यूटेशन इज द अल्टीमेटेड सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। म्यूटेशन तो क्या है? इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। हाउएवर, नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन द डोमिनेंट रोल इन प्लेइंग इन शेपिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप बनाने के लिए, जेनेटिक मेकअप को शेप में लाने के लिए नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है? एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। नाउ तो दैट्स ऑल अबाउट Lamarckism, Darwinism and Neo-Darwinism. Now I will start speciation. स्पेशिएशन क्या है? नई स्पीशीज का बनना। एक्चुअली स्पेशिएशन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज और distinct biological species from the ancestral population. एंसेस्टर का जो पॉपुलेशन है, पूर्वजों का जो पॉपुलेशन है, उससे नई स्पीशीज का बनना या डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज का बनना ही क्या कहलाता है? स्पेशिएशन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन। The first one is known as allopatric speciation and the second one is sympatric speciation. दो टाइप के स्पेशिएशन हो गए, allopatric speciation and sympatric speciation. Now I will discuss each point one by one. Now, the first one is allopatric speciation. Actually, allo means होता है other और patric means होता है place. यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे देखिए ये एक एरिया है जहां पर प्लांट्स ग्रो किए हुए थे। डिफरेंट प्लांट्स आर ग्रोइंग हियर एंड देयर इन अ पर्टिकुलर प्लेस। यहां पर कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। क्या आ गया? ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। अब ये ज्योग्राफिकल बैरियर हो सकता है कि कोई वहां नदी आ गई हो, रिवर बॉडी हो सकती है, वाटर बॉडी कोई भी हो सकती है, या हो सकता है वहां पर माउंटेन बन गया हो। तो कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर जब बीच में आएगा तो ये दोनों, ये जो एक पार्ट था वो दो पार्ट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो होता क्या है कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें क्या आ गया? ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। अब ये जो ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया उसकी वजह से इनमें हो गया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।
इनमें क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। एनवायरमेंट क्या हो गया, पूरी तरह से अलग हो गया, इधर का अलग हो गया, इधर का अलग हो गया, दोनों में क्या हो गया, अब ये यहाँ के ऑर्गेनिज्म और इनके ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, केवल इनका आपस में होगा और इनका आपस में होगा। तो इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और इसी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से होता है न्यू स्पीसीज फॉर्म। इसी वजह से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज नोन एज एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। और बहुत अच्छा एग्जांपल है डाइवर्जेंस ऑफ ड्रोसोफिला, divergence of Drosophila population in Hawaiian archipelago। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। ड्रोसोफिला के केस में इस तरह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ था, जो कि नई स्पीशीज का उससे फॉर्मेशन हुआ। दिस टाइप ऑफ स्पेशिएशन इज नोन एज एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। नाउ सेकेंड इज सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन क्या है? सिम मीन्स सेम, पैट्रिक मीन्स प्लेस। यहां पर कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं आया है, प्लेस सारे इंडिविजुअल्स का वही है, लेकिन उसके बावजूद भी न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। तो सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन डज नॉट रिक्वायर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, so it relies on the development of reproductive isolation for the formation of new species। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है रेगोलेटिस का, रेगोलेटिस पोमियोनेला। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेगोलेटिस पोमियोनेला का। एंड दिस is an fly which is known as maggot fly। नाम आप लोगों ने सुना होगा maggot fly। तो इसमें होता क्या था कि this species has recently diverged into two subspecies। इस स्पीशीज की क्या बन गई, दो सब स्पीशीज बन गई। इनमें भी हुआ था सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। एंड दिस सब स्पीशीज फॉर्मेशन इज ड्यू टू एन एप्पल ट्री। ये मैगट फ्लाई जहां पर रहते थे उस पर्टिकुलर एरिया में एक एप्पल का ट्री ग्रो कर गया। तो ड्यू टू दिस एप्पल ट्री टू सब स्पीशीज ऑफ रेगोलेटिस पोमियोनेला यानी कि मैगट फ्लाई का क्या हो गया, बन गया। और ये जो एप्पल ट्री था इसका इंट्रोडक्शन हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में इस एप्पल ट्री का इंट्रोडक्शन हो गया। अब पहले क्या होता था, जब एप्पल ट्री इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो यहां पर पाया जाता था हॉथॉर्न ट्रीज। यहां पर पाए जाते थे हॉथॉर्न ट्रीज। तो बेसिकली जो रेगुलेटिस पोमियोनेला फ्लाई था वो बेसिकली डिपेंडेंट था हॉथॉर्न ट्रीज पर, यानी कि वो जिसके फ्रूट को, जिस फ्रूट पर बेस्ड था वो फ्रूट किसका था, हॉथॉर्न ट्रीज का था। अब हुआ क्या, तो हॉथॉर्न ट्रीज के फ्रूट को क्या करते थे, ये ईट भी करते थे और अपने एग्स को क्या करते थे, ले भी करते थे। कहां पर, हॉथॉर्न फ्रूट्स पर। जैसे ही एप्पल ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ तो एप्पल ट्री के जो फ्रूट थे वो मोर डिलीशियस, मोर न्यूट्रिशियस इन कंपैरिजन टू हॉथॉर्न ट्रीज। तो जब एप्पल ट्री का इंट्रोडक्शन हो गया तो ये एप्पल ट्री के फ्रूट को क्या करने लगे, ईट भी करने लगे और अपने अंडों को उसी पर ले करने लगे, एप्पल के फ्रूट पर ले करने लगे। दूसरी बात, ये जो हॉथॉर्न ट्रीज है इस पे पाया जाता था पैरासिटिक वास्प्स।
तो और एप्पल ट्री पर पैरासिटिक वास्प नहीं पाए जाते थे, तो इससे भी इनका क्या हो गया, बचाव हो गया। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं आया है, बल्कि एक पर्टिकुलर चीज का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया उसी पर्टिकुलर एरिया में, और जिसकी वजह से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। So that's all about evolution, their theories, their evidences, and so many examples are here, different type of speciation. So that's all about the topic evolution. So if you like the video, then please don't forget to subscribe, like, share and comment.